के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे गासेस लॉ के बारे में, जो हमें बताता है फिलक्स थ्रो क्लोज सरफेस के बारे में। इसको लॉक करो। वन थी, वन आ रहा, ये भी वन है। इसकी ब्लू है, लाइट है, रेड है। हाँ, देखिए बेटा, गासेस लॉ के अंदर हम देखेंगे कि गासेस लॉ जो है वो हमें क्या बताता है फिलक्स थ्रू क्लोज सरफेस के बारे में। इसके मुख्तलिफ केसेस होते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं हम कि फिलक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, इसको हम कहते हैं बेटा कि ये गासेस लॉ है। इसको हम गासेस लॉ भी कहते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं फिलक्स थ्रू क्लोज सरफेस। अब इसका पहला जो है वो हमारे पास जो पहली चीज आपको समझनी है इसके अंदर, वो ये है कि क्लोज्ड सरफेस या गाजियन सरफेस किसको कहा जाता है। क्लोज सरफेस या गाजियन सरफेस किसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए, क्लोज सरफेस को ही गाजियन सरफेस कहा जाता है। क्लोज सरफेस या गाजियन सरफेस का मकसद है कोई भी ऐसा सरफेस जो किसी भी चार्ज को अपने अंदर क्लोज कर दे। जैसे कोई बॉक्स होता है, अगर कोई चार्ज किसी बॉक्स के अंदर रख दे, अगर कोई जो है वो स्फेयर है, जैसे कोई बाल है, कोई चार्ज बाल के अंदर रख दें, अगर कोई क्यूबिकल शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चार्ज उसके अंदर रख दें, बलून है, अगर चार्ज को बलून के अंदर रख दें, तो ये जो कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी चार्ज को अपने अंदर बंद कर ले, उसको हम कहते हैं कि ये क्लोज्ड सरफेस होता है, या हम इसको गाजियन सरफेस भी कहते हैं, ठीक है। तो गाजियन सरफेस के कोई भी शेप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के अगर एक स्फेयर है, आपने कोई भी चार्ज स्फेयर के अंदर बंद की है, अगर कोई भी इस तरह से आर्बिटरी शेप का है, और अगर कोई क्यूबिकल शेप का हो, इसका कोई स्पेसिफिक शेप भी नहीं होता, कोई भी इसका शेप हो सकता है जिसके अंदर कोई भी चार्ज बंद हो, ठीक है। तो ये जो सरफेस होते हैं इनको हम गाजियन सरफेस कहते हैं, और ये जो अंदर होते हैं इनको हम कहते हैं कि ये जो है, ये आप कह सकते हैं कि ये सब हमारे पास गाजियन सरफेसेस है, ठीक है, गाजियन सरफेस है। और ये जो होती है, आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है इस तरह से, ये चार्ज जो होती है इनक्लोज्ड होती है, इसको आप कह सकते हैं कि ये चार्ज इनक्लोज्ड है। चार्ज इनक्लोज्ड का मकसद है वो चार्ज जो किसी भी गाजियन सरफेस के अंदर बंद हो। गाजियन सरफेस का कोई भी शेप हो सकता है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं है। अगर स्फेयर है, आर्बिटरी शेप है, क्यूबिकल शेप है, या कोई भी शेप हो, कोई भी ऐसी चीज हो जिसके अंदर कोई चार्ज कंप्लीटली बंद हो जाती है,
तो हम कहते हैं कि वो क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, अब हम इसमें से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। इसमें फ्लक्स को दो तरह से देखा जाता है कि फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। एक होता है हमारे पास आउटवर्ड फ्लक्स, एक होता है हमारे पास आउटवर्ड फ्लक्स। देखिए, अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करें ये एक हमारे पास क्लोज सरफेस है और इसके अंदर ये जो चार्ज है, ये चार्ज आप कह लें कि ये चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज आपने इनक्लोज की है। अगर पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर आपने इनक्लोज की है तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इस तरह से आउटवर्ड निकलेंगी और इसमें से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ये इस गाजियन सरफेस से बाहर आएंगी। तो आप कहोगे कि फ्लक्स जो होता है वो आउटवर्ड होगा इफ पॉजिटिव चार्ज इज इनक्लोज्ड। अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड है तो आप उसके बारे में कहेंगे कि इसके अंदर जो होता है फ्लक्स जो आता है वो आउटवर्ड होता है। इसलिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं और आउटवर्ड जो लाइनें होती हैं उनका जो फ्लक्स होता है, इसे फ्लक्स को हम कहते हैं कि ये आउटवर्ड फ्लक्स है। आउटवर्ड फ्लक्स हमेशा तब कहलाता है जब अंदर कोई भी चार्ज जो बंद है वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है इनवर्ड फ्लक्स। इनवर्ड फ्लक्स का मकसद होता है कि जब कोई निगेटिव चार्ज इनक्लोज्ड हो, जैसे अगर कोई भी इस तरह से हमारे पास चार्ज है और ये जो चार्ज है ये आप कह लें कि निगेटिव चार्ज है, तो इसके अंदर लाइनें जो आएंगी वो इस तरह से इसके अंदर आएंगी। अगर लाइनें इनवर्ड होंगी तो आप कह सकते हैं कि फ्लक्स जो होगा वो इनवर्ड फ्लक्स होगा। तो आप कहोगे कि फ्लक्स जो होता है वो इनवर्ड होता है। इनवर्ड फ्लक्स इफ नेगेटिव चार्ज इज इनक्लोज्ड। अगर कोई नेगेटिव चार्ज बंद है तो फ्लक्स को हम जो है वो इनवर्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स तब होता है जब उसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज्ड होती है। अगर कोई चार्ज ही बंद नहीं है, अगर कोई भी चार्ज बंद नहीं है तो फ्लक्स जीरो माना जाएगा। ठीक है, और चार्ज जो होती है वो अलजेब्रिक सम की जाती है। इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी इस तरह से हमारे पास क्लोज सरफेस है, उसके अंदर इस तरह से आप कह लें कि प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है और प्लस चार्ज है। अगर ज्यादा चार्जेस है तो टोटल चार्ज इज अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस, ये जो होती है वो अलजेब्रिक सम होती है। अलजेब्रिक सम का मकसद है कि निगेटिव चार्ज को निगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव। मींस चार्ज विथ सिंबल। अगर माइन +1 कूलम है, +1 कूलम है, +1 कूलम है तो प्लस की कितनी है 3 कूलम। और अगर -1 कूलम है, -1 कूलम तो माइनस की कितनी है 2 कूलम। तो प्लस की 3 कूलम और माइनस की 2 कूलम, तो बाकी कितनी चार्ज कंसीडर की जाएगी, सिर्फ +1 कूलम कंसीडर की जाएगी। तो जब एक से ज्यादा चार्जेस होती है ना तो फिर हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक सम करते। अलजेब्रिक सम का मकसद होता है पॉजिटिव चार्जेस को पॉजिटिव रखते हैं और नेगेटिव चार्जेस को नेगेटिव रखते हैं। एक और भी इसमें एक बात ध्यान में रखें कि सपोज करें इस तरह से गाजियन सरफेस हो और कोई भी चार्ज उससे बाहर हो, ये आप कह लें कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर इसकी लाइनें देखेंगे तो इसकी लाइनें इस तरह से गुजरेंगी। तो यहाँ पे ये होता है
कि आप देख सकते हैं चार्ज बाहर है, इसकी लाइनें इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो फिर होना ये चाहिए कि अगर कोई भी चार्ज बाहर है तो उसकी भी लाइनें आ रही हैं, तो फ्लक्स क्या होना चाहिए, इसमें से फ्लक्स होना चाहिए। लेकिन अगर चार्ज बाहर है तो हम कहते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो जीरो होता है, इसलिए कि जितनी लाइनें आ रही हैं उतनी लाइनें जा रही हैं, जितना इनवर्ड फ्लक्स है उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स है, देयरफॉर अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगी, जीरो। इनवर्ड फ्लक्स को आप नेगेटिव मान लें क्योंकि ये ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज होता है, और आउटवर्ड फ्लक्स को आप क्या मान लें, पॉजिटिव मान लें। तो पॉजिटिव भी 3 है और नेगेटिव भी 3 है, तो अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि लाइनें आ रही होती है, जा रही होती है। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह से अगर जितनी लाइनें अंदर आए और उतनी लाइनें बाहर जाएं, तो हम ये कहेंगे कि इसमें से जो नेट फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना फ्लक्स इसके अंदर आ रहा होगा उतना ही फ्लक्स इससे जा रहा होगा। तो आप कहेंगे कि ये मुख्तलिफ इसके अंदर केसेस होते हैं कि सपोज करें हमारे पास कोई चार्ज इनक्लोज्ड है, वो पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड फ्लक्स होगा, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड फ्लक्स होगा। अगर एक से ज्यादा चार्जेस है तो टोटल चार्ज कितनी इनक्लोज्ड है वो अलजेब्रिक सम होगी। अगर कोई चार्ज आउटसाइड है तो उसकी वजह से फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा। फ्लक्स हमेशा चार्ज इनक्लोज्ड की वजह से होता है, फ्लक्स किसी ऐसी चार्ज की वजह से नहीं होता जिसमें चार्ज जो है वो आउटसाइड हो। अगर चार्ज आउटसाइड होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से फ्लक्स को हम जीरो मानते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसके फ्लक्स को, ठीक है। इसका पहला केस करते हैं कि गाजिस लॉ का पहला केस है, केस 1 है। इसके अंदर हम करेंगे कि वेन चार्ज वेन चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ स्फेरिकल Gaussian सरफेस। अगर एक चार्ज है और गाजियन सरफेस स्फेरिकल है, अगर एक चार्ज स्फेरिकल गाजियन सरफेस के सेंटर पे रखी हुई है इस तरह से, सपोज करें ये हमारे पास एक स्फेरिकल गाजियन सरफेस है और चार्ज इसके सेंटर पे रखी हुई है, और ये एक पॉइंट चार्ज है। आप कह लें एक पॉइंट चार्ज हमने इसके सेंटर पे रख दिए, तो ये हो जाएगी हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जो हमने सेंटर पे रख दिए। तो इसकी सबसे पहली बात ये कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरह से होगी, इसका आउटवर्ड फ्लक्स होगा। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसके लिए हम फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करते हैं। इसमें अजम्पशन है कि चार्ज जो होती है वो सेंटर पे रखी हुई है, ठीक है। तो पहली बात ये कि सपोज करें अगर मैं एक पॉइंट P यहां पे लेता हूं, तो पॉइंट P का डिस्टेंस जो होता है वो R1 है फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर, और एक मैं पॉइंट Q यहां पे लेता हूं तो पॉइंट Q का डिस्टेंस R2 है, और एक मैं पॉइंट R यहां पे लेता हूं, इसका डिस्टेंस R3 है, और एक पॉइंट S मैं यहां पे लेता हूं, इसका डिस्टेंस R4 है। मैंने 4 पॉइंट्स ली हुई है सरफेस ऑफ द स्फीयर पे। अब ये पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज से ये जो सरफेस ऑफ द स्फीयर है और पॉइंट एस है, आप देख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू जो है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर।
equal to electric field at Q is equal to electric field at R is equal to electric field at S, और ये हो जाएगा के क्यू अपन आर स्क्वायर, क्योंकि R1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर के बराबर। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि जो पहली पॉइंट आपने ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी चार्ज सरफेस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे रखी हुई है तो उस स्फेयर के सरफेस पे जितनी भी पॉइंट्स बनाएंगे उन सब पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो एक जैसी बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, के क्यू अपन आर स्क्वायर। चार्ज सेंटर पे रखी हुई है और जब चार्ज सेंटर पे होती है तो जो सरफेस ऑफ द स्फेयर होता है उसके ऊपर बनी हुई हर पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है वो सेंटर से इक्वल होता है, और वो किसके बराबर होता है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फेयर होता है। ठीक है, तो पहली पॉइंट आप ये लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट electric field at any point on surface of sphere is equal, कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इक्वल होती है, लेकिन शर्त ये है कि जो चार्ज है वो कहां पे रखी हुई है, सेंटर ऑफ द स्फेयर पे। दूसरी बात इसकी ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज perpendicular electric field line is perpendicular with surface of sphere। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो हर जगह पे आप देखेंगे कि ये सरफेस ऑफ द स्फीयर के साथ परपेंडिकुलर होती है। आप यहाँ पे देख लें, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है। किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होती है। तो ये केस तब होता है जब कोई भी चार्ज किसी भी स्फेरिकल गाजियन सरफेस के सेंटर पे रखी हुई है। अगर सेंटर पे नहीं है तो ये बात जो है वो अप्लीकेबल नहीं होगी, फिर इसको हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। लास्ट में बताता हूं कि फिर क्या होगा। तो अगर तो कोई भी हमारे पास स्फेरिकल गाजियन सरफेस है और स्फेरिकल गाजियन सरफेस के सेंटर पे अगर कोई भी हम पॉइंट चार्ज रखते हैं तो उस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो इस गाजियन सरफेस से आउटवर्ड फ्लक्स बनाएगी अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, और इनवर्ड फ्लक्स बनेगा अगर तो नेगेटिव चार्ज है। और उस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सरफेस की हर पॉइंट पे जो होगी वो इक्वल होगी और उस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगी। ये उसी सूरत में हो सकता है जब कोई भी चार्ज किसी भी स्फेरिकल गाजियन सरफेस के सेंटर पे पड़ी। अगर वो सेंटर पे नहीं है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम होगी, फिर आप ये चीजें इसके अंदर नहीं कह सकते। ठीक है, अब अगर आप टोटल फ्लक्स इसका कैलकुलेट करना चाहें कि अगर हम इस क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें तो आपको पता है कि अगर ये फ्लैट सरफेस होता तो हम फार्मूला लगा सकते थे ई डेल्टा ए, लेकिन ये फ्लैट सरफेस नहीं है। ये सरफेस जो होता है ये कौन सा है, कर्व्ड सरफेस है। अब अगर ये कर्व्ड सरफेस है तो इसका मैकेनिज्म ये होता है कि इस कर्व्ड सरफेस के स्मॉल पीसेस करें। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल के छोटे छोटे पीसेस होते हैं। तो अगर आपके पास कोई इस तरह से कर्व्ड स्फेरिकल कोई सरफेस है गाजियन, तो आप उस पूरे सरफेस के स्मॉल पीसेस करें। ठीक है, और पीसेस जब आप उसके करोगे तो वो छोटे छोटे जो पीस होंगे वो फ्लैट बनेंगे। फिर हर पीस के लिए आप क्या कर सकते हो,
ई डेल्टा ए का फार्मूला लगा सकते हो। तो उसका मैकेनिज्म ये होता है कि आप पूरे इस गाजियन सरफेस को आप स्मॉल पीसेस के अंदर इस तरह से तकसीम कर दें, स्मॉल पीसेस के अंदर तकसीम कर दें और फिर हर पीस का फ्लक्स अलग कैलकुलेट करें। हर पीस का एरिया वेक्टर अलग बनेगा और हर पीस का जो है वो फ्लक्स अलग कैलकुलेट, क्योंकि आपको पता है कर्व्ड सरफेस को किसी भी सिंगल जो है वो एरिया वेक्टर आप इसको नहीं दे सकते। तो आप कहोगे कि टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स इज अलजेब्रिक सम। टोटल फ्लक्स जो होता है वो अलजेब्रिक सम होगा। ये हो जाएगा फ्लक्स थ्रो वन पीस, फ्लक्स थ्रो सेकंड पीस, फ्लक्स थ्रो थर्ड पीस, फ्लक्स अप टू फ्लक्स थ्रो nth पीस। कि ये हमारे पास मुख्तलिफ एरिया है। एक छोटे से एरिया से फ्लक्स जो होता है वो फाइव वन होता है, फाइव टू होता है, फाइव थ्री होता है, ये n पीसेस है। तो हर पीस से जितना भी फ्लक्स होता है, क्योंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है और जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना उसके अंदर हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक सम करते हैं। अगर आउटवर्ड फ्लक्स है आप उसको प्लस कर दें, अगर इनवर्ड फ्लक्स है तो आप उसको माइनस कर दें। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जब कोई भी चीज स्केलर होती है ना तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक सम। अब हमने क्या किया है कि इस पूरे सरफेस के छोटे छोटे हिस्से बनाए हैं और हर हिस्सा जो होता है, जब आप किसी भी स्फेरिकल सरफेस के स्मॉल पीसेस बनाएंगे तो जो छोटे छोटे हिस्से बनेंगे वो फ्लेट बन जाएंगे और उसमें से जो फ्लक्स होगा उसके लिए आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं ई डेल्टा ए। तो आप इसको इस तरह से कहेंगे कि फ्लक्स जो होगा टोटल इज इक्वल टू ई डेल्टा ए वन प्लस हो जाएगा ई डेल्टा ए टू प्लस हो जाएगा आपके पास ई डेल्टा ए एन। देखिए अब मैंने ए वन ए टू ए थ्री किया लेकिन ई वन ई टू ई थ्री नहीं किया, इसलिए क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि चार्ज सेंटर पे, जब चार्ज सेंटर पे होती है तो फिर हर हिस्से के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक जैसी होगी। ठीक है, क्योंकि हमने जो अज्यूम किया हुआ है कि चार्ज जो रखी गई है वो कहाँ पे रखी गई है, चार्ज जो रखी हुई है वो सेंटर ऑफ द स्फेयर पे रखी हुई। जब सेंटर ऑफ द स्फेयर पे चार्ज रखी हुई है तो फिर सरफेस के हर हिस्से के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो एक जैसी होगी, और अगर हर हिस्से पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होगी तो फिर ई वन ई टू ई थ्री इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको कॉमन कर सकते हैं, इज इक्वल टू ई कॉमन और डेल्टा ए वन प्लस हो जाएगा डेल्टा ए टू प्लस हो जाएगा अब तो डेल्टा ए एन। इस तरह से जो है वो आप इसको कर सकते हैं। ये हो गया आपके पास टोटल एरिया का सम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने इसके अंदर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज रखी हुई है, तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और ये सब एरिया की सम होती है। ठीक है, ठीक है, ये सब की सब ये मैथमेटिकली लिखने का तरीका यहाँ पे ये होता है कि आए तो सर यूनिट वेक्टर होता है, फिर यहाँ पे यूनिट वेक्टर कौन सा है, आए सिर्फ यूनिट वेक्टर नहीं होता है, इंग्लिश एबीसी का एक लेटर है जो आप किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आए इस्तेमाल किया, आपको इतराज है जे कर ले, के कर ले, एल कर ले, एम कर ले, एन कर ले, जो भी कर ले, यहाँ पे एनी नंबर को जाहिर करते हैं। यहाँ पे कोई भी जो है वो यूनिट वेक्टर को शो नहीं कर रहा कि आप कहें कि आए तो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कहाँ से आया, यूनिट वेक्टर नहीं है, मीन्स ये एरियाज का नंबर है। एरिया वन, एरिया टू, एरिया थ्री, सबको सम, इसका मकसद है सम ऑफ ऑल एरिया फ्रॉम वन टू एन। ठीक है, इंटीग्रेशन की सिंबल भी देते हैं लेकिन इंटीग्रेशन आपकी पड़ी हुई नहीं है।
मैंने आपको आगा खान का रात पैटर्न भेजा है, ठीक है, आप सुन ले कि उसके अंदर मैथमेटिक्स कितनी है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हो जाएगा, सब एरिया को सम करेंगे, एरिया ऑफ स्फेयर के बराबर आ जाएगी। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, कैंसल हो जाएगा, 4 पाई में इज इक्वल टू होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाता है बेटा फ्लक्स का फार्मूला। तो ये फार्मूला आपको क्या कहता है कि फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, ठीक है, ये फार्मूला आपको कहता है कि फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, थ्रू क्लोज सरफेस डिपेंड्स, डिपेंड्स ओनली अपॉन, ठीक है, चार्ज इनक्लोज्ड, कितनी चार्ज इनक्लोज्ड है, ज्यादा है या कम है, और दूसरा जो होता है वो मीडियम पे, ठीक है। फ्लक्स थ्रो मीडियम जो होगा, अगर इस स्फेयर के अंदर कोई और चीज फिल्ड है तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होगा। और फ्लक्स थ्रो क्लोज सरफेस, थ्रो क्लोज्ड सरफेस is independent, is independent of area, size and shape of closed surface। अब ये हमें कैसे पता लगा कि ये साइज, शेप और एरिया पे डिपेंड नहीं करता? इसलिए क्योंकि फार्मूले के अंदर आर नहीं आया। अगर फार्मूले के अंदर आर होता तो हम कहते साइज पे डिपेंड करता, शेप पे डिपेंड करता। आप कह सकते हैं अगर ये आपके पास एक छोटा सा क्लोज सरफेस है, इसके अंदर 1 कूलम है, बड़ा एक क्लोज सरफेस है उसके अंदर 1 कूलम है, एक आर्बिटरी शेप का है उसके अंदर अगर 1 कूलम है, कोई क्यूबिकल शेप का है अगर उसके अंदर इस तरह से 1 कूलम है, ठीक है, सब में से जो फ्लक्स होता है वो हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि साइज, शेप, एरिया वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, ओनली चार्ज इनक्लोज्ड और उसके अंदर मीडियम कौन सा है। अब इसका ये स्पेशल केस आप ले लें इसका, कि अगर सेंटर पे नहीं है, ठीक है, कि अगर कोई भी चार्ज किसी भी गाजियन सरफेस के सेंटर पे नहीं है, साइड पे है, ठीक है, ये चार्ज सेंटर पे नहीं है, साइड पे। अगर ये चार्ज सेंटर पे नहीं है, साइड पे, तो फिर इसका क्या बिहेवियर होता है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनती है, ठीक है। अब अगर आप कोई भी पॉइंट बनाओगे, सपोज करें पॉइंट पी है, सपोज करें पॉइंट क्यू है, सपोज करें पॉइंट आर है, और सपोज करें पॉइंट एस है, तो हर पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल नहीं होता। पॉइंट पी का डिस्टेंस अलग है, क्यू का अलग है, आर का अलग है, एस का अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे फिर एक जैसी नहीं होती, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिफरेंट होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर नहीं होती, ठीक है, विद द सरफेस ऑफ द स्फेयर। सरफेस ऑफ द स्फेयर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं होती। लेकिन इसके अंदर भी जो फ्लक्स होता है वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे चार्ज साइड में हो चाहे चार्ज सेंटर पे हो।
लेकिन ये चीज एप्लीकेबल है सिर्फ स्फेयर के लिए। अगर कोई क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे अगर चार्ज है तो फ्लक्स क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर कोई क्यूब है उसके कोने में चार्ज है तो फ्लक्स क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। ठीक है, फिर क्यूब के लिए अगर पोजीशन तब्दील होती है तो फ्लक्स तब्दील हो जाएगा, लेकिन जो स्फेयर है उसके अंदर चार्ज किसी भी पोजीशन के ऊपर पड़ी होती है, उसके लिए फ्लक्स जो होता है वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बेटा ये आगा खान के बारे में आपके आ रहे थे जो है वो क्वेश्चंस, तो सिंपल सी बात कि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है, प्राइवेट है। तकरीबन जो ईयरली फी होती है वो 50 लाख के करीब होगी। ठीक है, उसके सिवा एक्सपेंसेस होंगे, लाइब्रेरी एक्सपेंसेस होते हैं, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस होते हैं, आने जाने के एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन वहाँ पे स्कॉलरशिप्स होती हैं, हाई क्वालिफाइड जो लोग होते हैं, हाई मीन्स इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनके लिए होती है, सबके लिए नहीं होती। शौक सबको होता है, मसले सबके साथ होते हैं। ठीक है।